हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जालोर के चौहान के बारे में कि जालोर के चौहान वंशावली कैसे स्थापित हुई, किस प्रकार से जालोर के चौहान के अंदर हमें कानड़देव चौहान जैसा एक दमकता हुआ सितारा नजर आता है और किस प्रकार से जालोर के चौहानों ने अपने इतिहास के अंदर अपना नाम अमिट कर लिया। ये सारी की सारी जिक्र जो है, ये सारे के सारे किस्से और कहानियां जो है, वो सारे के सारे हमारे इतिहास के विवरण जो है आज हम इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करने वाले। तो आज का जो हमारा पॉइंट है बच्चों, वो है जालोर के चौहान। देखो जालोर की विशेषता क्या है। जालोर जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहले तो आप ये जान लो कि ये जालोर जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आता है आपका जाल प्लस दूसरा आता है आपका लोर। जालोर किससे मिलकर बना है? जालोर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जाल शब्द जो लिया गया है वो यहाँ पर लिया गया है किसके कारण से? यहाँ पर लिया गया है जाल वृक्ष। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जो जाल वृक्ष कहलाता है। जाला जो जालोर नाम है, ये जालोर नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जाल जिसका मतलब होता है जाल वृक्ष, और लौर का मतलब क्या होता है? सीमा। लौर का मतलब क्या होता है? लौर का मतलब होता है सीमा, यानी कि जालोर का मतलब ये हो गया कि वह सीमा जहां तक जाल वृक्ष पाए जाते हैं वो सारी की सारी सीमा किसकी थी? वो सारी की सारी सीमा दोस्तों जालोर की सीमा थी। किसकी सीमा थी? जालोर की सीमा थी। प्राचीन समय में जालोर का एक नाम और मिलता है। क्या मिलता है जालोर का नाम? जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर। प्राचीन समय में हमें जालोर का जो नाम देखने को मिलता है वो क्या नाम देखने को मिलता है? वो मिलता है जाबालीपुर। ये क्या है जालोर का? जालोर का एक प्राचीन नाम है। तो प्राचीन समय में हमें जालोर का एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है जाबालीपुर। और ये जाबालीपुर नाम हमें क्यों देखने को मिलता है? कि एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि। तो उन जाबाली ऋषि के नाम के ऊपर जालोर का नाम जो है वो जाबालीपुर नाम रखा गया था। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि जालोर जाल प्लस लोर, यानी कि वह सीमा जहां तक जाल वृक्ष पाए जाते हैं जालोर हो गया। दूसरी जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था, किसके नाम पर रखा गया? तो यह है जाबाली ऋषि की तपोस्थली होने के कारण से जालोर जो है उस जालोर को जाबालीपुर के नाम से भी जाना गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने जानी जालोर के बारे में। ठीक है। अच्छा, जालोर के जो चौहान थे उन चौहानों के बारे में पता कैसे चलता है? तो जालोर के चौहानों के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत हमें मिले हैं वो मिले हैं कानड़देव प्रबंध। ठीक है। वो मिले हैं हमें वीरमदेव, सोनगरारी बात। ठीक है। हमें जालोर प्रशस्ति के माध्यम से, या फिर एक शिलालेख है मकराना शिलालेख। तो ये सभी हमें क्या बताते हैं? ये सभी हमें जालोर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जो कानड़देव प्रबंध है, ये कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है? कानड़देव प्रबंध लिखा गया है पद्मनाभ के द्वारा। पद्मनाभ के द्वारा क्या लिखा गया है? पद्मनाभ के द्वारा कानड़देव प्रबंध लिखा गया है। ये कानड़देव प्रबंध हमें कानड़देव चौहान की शासन व्यवस्था के बारे में और कानड़देव चौहान के इतिहास के बारे में बताने का काम करता है, जो जालोर का एक महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था। तो कानड़देव प्रबंध जो है वो हमें वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव कौन था? वीरमदेव कानड़देव का पुत्र था। तो वीरमदेव सोनगरारी बात ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी पद्मनाभ के द्वारा ही लिखी गई है। तो हमें ऐतिहासिक स्रोत कानड़देव प्रबंध, ऐतिहासिक स्रोत आपका वीरमदेव सोनगरारी बात, आपकी जालोर प्रशस्ति और आपकी जो मकराना शिलालेख है, इनके द्वारा हमें जालोर के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जालोर की वंशावली के बारे में। अच्छा, एक चीज और आती है, जालोर की पहले वंशावली देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस जालोर की स्थापना की गई थी इन
चौहानों के द्वारा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और आती है यहाँ पर। महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि जालोर के जो चौहान हैं, ये जालोर के चौहान क्या कहलाते थे? जालोर के चौहान कहलाते थे आपके सोनगरा चौहान। इन चौहानों को सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं सोनगरा चौहान? इसलिए बोलते हैं कि जालोर में जो दुर्ग था, जो जालोर का दुर्ग था, जालोर दुर्ग था, उसका नाम था सुवर्णगिरी। ठीक है, जालोर दुर्ग जो था, उस जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम था सुवर्णगिरी। अब यह सुवर्णगिरी नाम अपभ्रंश होता होता पहले बना आपका सोनगढ़। ठीक है, और इस सोनगढ़ के बेसिस पे ही जालोर के चौहानों की शाखा जो है वो कहलाई सोनगरा चौहान। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी? अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण बातें देखी, वो पहली बात ये देखी कि जालोर के चौहान के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत हमें जानकारियां देते हैं, उन ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर पद्मनाभ द्वारा रचित दो ग्रंथ, एक पहला कानड़देव प्रबंध, दूसरा लिखा गया वीरमदेव सोनगरारी बात, दूसरा जालोर प्रशस्ति सन 1297 ईस्वी के अंदर, और मकराना शिलालेख। ये चार हमें ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। जालोर शब्द दो चीजों से मिलकर बना है। जाल जो इंडिकेट करता है, इंगित करता है जाल वृक्ष को, और लोर का मतलब सीमा। जहां तक जाल वृक्ष की सीमा फैली हुई है वो जालोर हो गया। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, क्योंकि ऋषि जाबाली की तपोस्थली थी, और ऋषि जाबाली की तपोस्थली होने के कारण से इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर रखा गया था। जालोर जो है, इसमें जो दुर्ग था, उस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग बोला जाता था, और सुवर्णगिरी अपभ्रंश होकर सोनगढ़ रह गया, और सोनगढ़ पर राज करने वाले चौहान कहलाए सोनगरा चौहान। तो जालोर के जो चौहान थे वो कौन से चौहान थे? वो सोनगरा चौहान थे। यहां तक क्लियर है? तो अब हम अगली बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि जालोर जो है ना, इस जालोर के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुए और किसके द्वारा जालोर की स्थापना की गई। तो इसके बारे में अब हमारे सामने महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या था कि एक राज्य था नाडोल। ठीक है, क्या था? नाडोल था। नाडोल का जो चौहान शासक था, नाडोल का जो चौहान शासक था, उसका नाम था अल्हड़। नाडोल के चौहान शासक का नाम क्या था? नाडोल के चौहान शासक का नाम था अल्हड़। अल्हड़ का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, नाडोल नाडोल का एक शासक है अल्हड़। अल्हड़ का सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। यह जो कीर्तिपाल चौहान था, इस कीर्तिपाल चौहान को जालोर वंश का संस्थापक माना जाता है। जालोर वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? जालोर वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान जो था, उस कीर्तिपाल चौहान को जालोर वंश का संस्थापक माना जाता है। अब हुआ क्या था भाई? देखो, गद्दी पर था अल्हड़ नाडोल के अंदर। अल्हड़ ने क्या किया? अल्हड़ ने कीर्तिपाल चौहान को 12 गांवों की जागीरदारी दी थी। ठीक है, अल्हड़ ने कीर्तिपाल चौहान को 12 गांव की जागीरदारी दी थी, लेकिन कीर्तिपाल चौहान जो था वो महत्वाकांक्षी राजा था। इस कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? जब कीर्तिपाल चौहान गद्दी पर था, तो उसी टाइम मेवाड़ जो था, उस मेवाड़ पे शासन था सामंत सिंह का। तो कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान ने हमला कर दिया। किस पर? कीर्तिपाल चौहान ने हमला कर दिया इस सामंत सिंह पर। कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर हमला कर दिया, और सामंत सिंह पर हमला करने के कारण से यहाँ पर किसकी जीत हुई? यहाँ पर जीत तो हुई आपके कीर्तिपाल चौहान की, और हार किसकी हुई? हार हुई सामंत सिंह की। यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान क्या हुआ? कीर्तिपाल चौहान जीत गया, और सामंत सिंह क्या हो गया? हार गया। ठीक है, अब ये जो घटना हुई कीर्तिपाल चौहान के सामंत सिंह पर हमला करने की, तो इस घटना से क्या हुआ? जो मेवाड़ की प्रजा थी, वो मेवाड़ की प्रजा किसी बाहरी बंदे को अपने
ताज पर किसी बाहरी बंदे को अपने ऊपर देखना नहीं चाहती थी। उनका यही मानना था कि राजा होगा तो हमारी प्रजा से निकलेगा, राजा होगा तो मेवाड़ की भूमि से निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, सामंत सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह। ये जो सामंत सिंह है, इस सामंत सिंह का एक भाई और था जिसका नाम था कुमार सिंह। तो मेवाड़ की जनता ने क्या किया, जो मेवाड़ की प्रजा थी, उस मेवाड़ की प्रजा ने सपोर्ट किया कुमार सिंह को। जब कुमार सिंह को सपोर्ट मिला तो अब इस कुमार सिंह ने क्या किया, अब इस कुमार सिंह ने दोबारा से हमला किया किसके ऊपर, कीर्तिपाल चौहान पे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कुमार सिंह जो था, इस कुमार सिंह की जीत हुई और कीर्तिपाल चौहान इस युद्ध में क्या हो गया, हार गया। अब कीर्तिपाल चौहान क्या हुआ, कीर्तिपाल चौहान हार गया तो मेवाड़ का सिंहासन उसके हाथ से निकल गया। अब कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, अब कीर्तिपाल चौहान ने इस हार के कारण से यहाँ से पलायन किया। कीर्तिपाल चौहान क्या करेगा, कीर्तिपाल चौहान यहाँ से पलायन करेगा और पलायन करके कीर्तिपाल चौहान पहुंचा कहां पर, जाबालीपुर। ठीक है, और जाबालीपुर में इसने क्या किया, जाबालीपुर में इसने जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, तो वहां पर इसने क्या किया, वहां पर सोनगरा चौहानों की शाखा की स्थापना की, सोनगरा चौहान वंशावली की क्या की उसने स्थापना की, माफ कीजिएगा। ठीक है, वंशावली की क्या की उसने स्थापना की, कहां पर, जालोर में। तो घटनाक्रम ऐसे घटित हुआ कि अल्हड़ के द्वारा अपने छोटे पुत्र कीर्तिपाल चौहान को 12 गांव की जागीरदारी दिए जाने के बाद भी महत्वाकांक्षा के संतुष्ट ना हो पाने के कारण से कीर्तिपाल चौहान का हमला होता है मेवाड़ के ऊपर। सामंत सिंह के साथ उसका युद्ध होता है, युद्ध में कीर्तिपाल चौहान की विजय होती है, मेवाड़ पे अधिकार हो जाता है सामंत सिंह का, सॉरी विजय इसका कीर्तिपाल चौहान का। लेकिन मेवाड़ की प्रजा के द्वारा चलाए गए अभियान में और सपोर्ट दिए जाने से कुमार सिंह कीर्तिपाल चौहान से लड़ता है और कीर्तिपाल चौहान की पुनः हार हो जाती है। कीर्तिपाल चौहान की हार हो जाने के कारण से कीर्तिपाल चौहान वहां से पलायन करके पहुंचता है जाबालीपुर, और जाबालीपुर में उसके द्वारा सोनगरा चौहानों की एक नई वंशावली की स्थापना की जाती है, जो सोनगरा चौहान के नाम से या जालोर के चौहान के नाम से जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण है बच्चों यहाँ तक की बात। ये सारी बातें आपके समझ लेना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से जालोर के चौहानों की स्थापना हुई थी। ये जो जालोर के चौहान है, इसमें से जो कीर्तिपाल चौहान है, ये कीर्तिपाल चौहान एक महत्वपूर्ण शासक है। जो कीर्तिपाल चौहान क्या है, कीर्तिपाल चौहान जो है वो यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक है। इस कीर्तिपाल चौहान के बारे में जो मोहनोत नैनसी है उसने कहा भी है, मोहनोत नैनसी ने क्या कहा है, मोहनोत नैन्सी ने क्या बोला, मोहनोत नैन्सी ने इसको कहा है कि तू एक महान राजा। मोहनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान के बारे में कि तू एक महान राजा कहकर इसे संबोधित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कित्तू एक महान राजा किसके द्वारा बोला गया है, तो कित्तू एक महान राजा मोहनोत नैन्सी था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर कौन से शिलालेख में है, तो बिजोलिया शिलालेख जो है ना, वो बिजोलिया शिलालेख क्या बोलता है, बिजोलिया शिलालेख जो है, उस बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से जालोर का प्राचीन नाम क्या है, जाबालीपुर है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आ चुके। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा गया है यहाँ पर कि किसने बोला है कि तू एक महान राजा, दूसरा जालोर का प्राचीन नाम जो है वो जाबालीपुर हमें किस शिलालेख के हिसाब से देखने को मिलता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से। तो ये यहाँ तक की महत्वपूर्ण बात थी जो आपको बताइए। अच्छा, एक चीज और मिलती है, जो हमने बोला ना मकराना शिलालेख, कि मकराना शिलालेख के द्वारा भी हमें वर्णन मिलता है, हमें पता चलता है किसके बारे में, जालोर के चौहानों के बारे में। तो मकराना शिलालेख जो है वो 2 बातें बताता है। कौन कौन सी 2 बातें बताता है, आगे देख सकते हैं। मकराना शिलालेख जो है वो बोलता है हमें, पहली महत्वपूर्ण बात क्या बोलता है, जो मकराना शिलालेख है, मकराना शिलालेख ये बोलता है, पहली बात वो कहता है कि जो कीर्तिपाल चौहान राजा था, जो कीर्तिपाल चौहान है, ये कीर्तिपाल चौहान
शैव धर्म का संरक्षक था। शैव धर्म का मतलब जो शिव जी को मानते हैं, तो शैव धर्म का संरक्षक बताया गया है। कौन सी शिलालेख के हिसाब से? मकराना शिलालेख के हिसाब से। दूसरा यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जालोर में एक मंदिर है, जांगलेश्वर महादेव मंदिर। जांगलेश्वर महादेव, और इस जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो करवाया गया है वो भी कीर्तिपाल चौहान के द्वारा करवाया गया है। तो कीर्तिपाल चौहान जो है, उस कीर्तिपाल चौहान के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीजें मकराना शिलालेख में बताता है। पहला कि शैव धर्म का संरक्षक है, दूसरा कि यह जो कीर्तिपाल चौहान है एक मंदिर बनवाता है जिसका नाम है जांगलेश्वर महादेव मंदिर। और यह जांगलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बनता है? जालोर के अंदर बनवाया जाता है। तो ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई कीर्तिपाल चौहान के बारे में। अब कीर्तिपाल चौहान के बाद में और राजा आएंगे। कीर्तिपाल चौहान तो क्या था? कीर्तिपाल चौहान जो था वो तो चौहान वंश का संस्थापक था। अब कीर्तिपाल चौहान जो है, उस कीर्तिपाल चौहान के बाद में दूसरे राजा आएंगे। दूसरे जो राजा आते हैं उनमें कौन कौन से राजा आते हैं? उनमें जैसे आपका उदय सिंह आता है। ऐसे समझ लो आप कि कीर्तिपाल चौहान जो है, उस कीर्तिपाल चौहान के बाद में जैसे आपका गद्दी पर था अभी कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। गद्दी पर कौन था? गद्दी पर हवा कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जो है, इस कीर्तिपाल चौहान के बाद में गद्दी पर बैठता है उदय सिंह। बीच में एक शासक और आता है समर सिंह, ठीक है। अब गद्दी पर बैठेगा उदय सिंह। उदय सिंह जो है लगभग 1205 से लेकर के 1257 ईस्वी तक उदय सिंह जो है वो गद्दी पर बैठता है। जब उदय सिंह गद्दी पर बैठा तो उदय सिंह के गद्दी पर बैठने के दौरान एक शिलालेख मिलता है, सुंडा माता का शिलालेख। यहाँ पर हमें एक शिलालेख मिलता है, सुंडा माता शिलालेख। तो सुंडा माता शिलालेख से यह पता चलता है कि इस उदय सिंह के दौरान जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश इस उदय सिंह पर आक्रमण करता है। इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश इस उदय सिंह पर सन 1228 ईस्वी के अंदर क्या करता है? आक्रमण करता है। कौन करता है? 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश 1228 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश यहाँ पर आक्रमण करता है। जब इल्तुतमिश यहाँ पर आक्रमण करता है तो इल्तुतमिश यहाँ पर जालोर को जीत पाने में असफल रहता है। इसके द्वारा जालोर को जीत पाने में क्या रहा? ये जालोर को जीत पाने में असफल रहता है। असफलता के कई कारण थे कि भयंकर गर्मी थी, पहली बात। दूसरी बात, विशाल जंगल था यहाँ पे, जिसके कारण से भी इल्तुतमिश को बड़ी समस्या हुई। तीसरा, वह राजस्थान के इस माहौल से, राजस्थान के मौसम के मिजाज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। तो इस प्रकार कई कारणों से इल्तुतमिश जो है वो जालोर की जीतने में असफल रहा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ? हसन निजामी की एक पुस्तक और मिलती है। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल यासिर। एक पुस्तक है हसन निजामी की, हसन निजामी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल यासिर। ताजुल यासिर के अंदर भी इस घटना का विवरण मिलता है। ये बुक याद रखना है, ये बुक महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। तो ताजुल यासिर के द्वारा, सुंडा माता शिलालेख के द्वारा, इन सब के द्वारा पता चलता है कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था उदय सिंह पर सन 1228 ईस्वी में, लेकिन जीतने में असफल रहा। तो फिर इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने उदय सिंह के साथ यहाँ पर एक संधि कर ली। इस उदय सिंह की छतरी जो है वो यहीं बनी हुई है। कहाँ पर? भीनमाल के अंदर। जो भीनमाल जालोर में है, उस भीनमाल के अंदर क्या है? उस भीनमाल में इस उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? उदय सिंह की छतरी भीनमाल जालोर के अंदर इस उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह के बाद में क्या हुआ? उदय सिंह जो है, उस उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठता है चाचिंग देव, जो किसका पुत्र था? जो उदय सिंह का पुत्र था। अब उदय सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? अब उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा आपका
चाचिंग देव। चाचिंग देव कौन था? चाचिंग देव उदय सिंह का पुत्र था। ये लगभग 1257 से लेकर के 1282 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। कौन? उदय सिंह जो था, उस उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठता चाचिंग देव, जो सन 1257 से लेकर 1282 तक गद्दी पर रहता है। इस चाचिंग देव के समकालीन दो शासक आते हैं। एक तो आता आपका नसीरुद्दीन, तो दिल्ली सल्तनत में बैठा। दूसरा आता है आपका बलबन। ठीक है, लेकिन नसीरुद्दीन तथा बलबन, इनमें से किसी ने भी क्या किया? चाचिंग देव पर हमला करने का प्रयास नहीं किया। चाचिंग देव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। वो कौन बैठा? वो बैठा सामंत सिंह। चाचिंग देव के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? चाचिंग देव के बाद में गद्दी पर बैठा सामंत सिंह। सामंत सिंह जो था वो चाचिंग देव का पुत्र था। ये सन 1282 से लेकर के सन 1305 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। जो चाचिंग देव था, उस चाचिंग देव के बाद में उसका पुत्र सामंत सिंह जो था वो जालोर का शासक बना। इस सामंत सिंह पर अब ये क्या होता है? बलबन के बीच में और सामंत सिंह के बीच में किसी बात को लेकर के क्या होती है? अनबन हो जाती है। जब बलबन और सामंत सिंह की अनबन होती है तो बलबन ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपना एक सेनापति भेजा, नूर मोहम्मद। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने अपना एक सेनापति, जिसका नाम था नूर मोहम्मद, क्या था ये? इसका सेनापति था। तो बलबन ने नूर मोहम्मद को भेजा जालोर पर हमला करने के लिए, लेकिन बलबन जो था वो भी यहाँ पर जीत पाने में क्या रहा? असफल रहा। ये बलबन का जो हमला था वो था सन 1282 ईस्वी में। ठीक है, अब गद्दी पर क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की गद्दी चेंज हुई। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया हमारा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या किया? सामंत सिंह पर सन 1291 ईस्वी में हमला किया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कहाँ तक पहुंच गया? सांचौर तक पहुंच गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो था वो भी जालोर जो है, उस जालोर को जीत पाने में असफल रहा। तो सामंत सिंह जो था, उस सामंत सिंह ने सन 1282 तक 1282 से 1305 ईस्वी तक जालोर की गद्दी पर निष्कंटक राज किया। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी हमारी कीर्तिपाल चौहान से। शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों? शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी कीर्तिपाल चौहान से। कीर्तिपाल चौहान के बाद में उसका पुत्र उदय सिंह गद्दी पर बैठा। उदय सिंह के समय पे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी? महत्वपूर्ण घटना घटी इल्तुतमिश का हमला। दूसरी बात, उदय सिंह के समय पे जो हमें इल्तुतमिश के हमले की जानकारी मिलती है वो हसन निजामी के बुक ताजुल यासिर और हमें सुंडा माता शिलालेख से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमें एक जानकारी और मिलती है कि इस उदय सिंह की छतरी भीनमाल के अंदर बनाई गई है। जालोर में भीनमाल में उदय सिंह की छतरी बनाई गई। उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा चाचिंग देव। चाचिंग देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं नसीरुद्दीन और बलबन। अब बलबन चाचिंग देव का पुत्र सामंत सिंह गद्दी पर बैठता है तो उस पर अपने सेनापति नूर मोहम्मद की सहायता से हमला करता है, लेकिन बलबन जो है वो जीत नहीं पाता और सामंत सिंह सन 1305 ईस्वी तक अपना निष्कंटक राज करता है। सामंत सिंह जो है फिर अपने पुत्र कानड़देव चौहान को क्या करता है? जालोर की गद्दी पर बैठा देता है। तो कानड़देव चौहान, उसके पुत्र वीरमदेव सोनगरा, इन सब की सारी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस प्रकार से इनकी प्रतिस्पर्धा हुई, किस प्रकार से इनकी अलाउद्दीन खिलजी के साथ दुश्मनी हुई, वो सारी की सारी कहानी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आज जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।